तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। जातक कट्ठकथा प्रथम भाग, इसमें दूसरा वर्ग शुरू होता है। अब शील वर्ग में अब 11वां जातक है लक्षण मिग जातक। होती शीलवंत अथो। शास्ता ने इस गाथा को राजगृह के समीप वेणुवन में विहार करते हुए देवदत्त के विषय में कहा। वर्तमान कथा। देवदत्त द्वारा भगवान को मारने के प्रयत्न तक का वृतांत खंडहाल जातक संख्या 542 में आएगा। धनपाल हाथी के भेजने तक का वृतांत चुल्ल हंस जातक संख्या 433 में वर्णित होगा। पृथ्वी में प्रवेश करने तक की कथा 16वें परिच्छेद के समुद्र वाणिज्य जातक संख्या 466 में कही जाएगी। ये जातक आगे जब पढ़े जाएंगे तो उसमें ये बातें आएंगी। एक समय देवदत्त भगवान से प्रार्थित 5 वस्तुएं बातें अरण्यवासी, गुदड़ीधारी, पिंडपातिक, शाकाहारी, वृक्ष तले निवास अस्वीकृत होने से संग में फूट पैदा कर 500 बच्चों को साथ ले वह गयासीस में व्यर्था था। समय व्यतीत होने पर उन बिच्छुओं में ज्ञान का परिपाक हुआ, उन्हें ज्ञान हुआ। यह जानकर शास्ता बुद्ध ने अपने 2 प्रमुख शिष्यों को आमंत्रित किया, मतलब बुलाया। सारिपुत्र, तुम्हारे आश्रित रहने वाले 500 बिच्छू देवदत्त का दृष्टिकोण मान उसके साथ चले गए। अब उनको ज्ञान हो गया है। तुम बहुत से बिच्छुओं के साथ वहाँ जाकर उन्हें धर्मोपदेश दे मार्ग फल का बोध करा के साथ ले आओ। वह उसी रूप में गयासीस जाकर उन्हें धर्मोपदेश दे मार्ग फल का अवबोध करवा दूसरे दिन अरुणोदय के समय उन बिच्छुओं को साथ लेकर वेणुवन आ गए। आकर सारपुत्र स्फीत द्वारा भगवान को प्रणामोपरांत एक ओर खड़े हो जाने पर बिच्छुओं ने स्थिविर की प्रशंसा करके भगवान से कहा, बनते हमारे ज्येष्ठ भ्राता धर्म सेनापति सारपुत्र 500 बिच्छुओं से घिरे हुए अत्यंत सुंदर लगते हैं, लेकिन देवदत्त तो अनुयायियों परिवार से विहीन हो गया। इस समय बिच्छुओं जाति संघ द्वारा घिरे सारपुत्र केवल ही सुंदर नहीं लगते, पहले ही वह शोभित हुए होते थे। और देवदत्त केवल अब ही गण रहित नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। बिच्छुओं ने भगवान से वह बात कथा कहने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने पूर्व जन्म की अप्रकट बात कथा को प्रकाशित किया। अतीत कथा। पूर्व समय में मगध देश स्थित राजगृह नगर में कोई मगध नरेश राज्य करता था। उस समय बोधवृक्ष मृग की योनि में जन्म ग्रहण कर बुद्धि और आयु पूर्ण हो 1000 मृग परिवार संग जंगल में वास करते थे। उनके लक्षण और काल नाम के 2 पुत्र थे। उन्होंने अपने बूढ़ा होने पर, तात अब मैं बूढ़ा हो गया, तुम इस मृग गण समूह की रक्षा करो, कह एक एक पुत्र को 500 मृग सौंप दिए। उस समय से वे दोनों मृग समूह को लेकर घूमने लगे। मगध राष्ट्र में फसल धान्य काटने और पकने के समय जंगल में मृगों के लिए बाधा भय रहता था। मनुष्य धान्य खाने वाले मृगों को मारने के लिए स्थान स्थान पर गड्ढे खोदते, कांटे लगाते, पत्थर यंत्रों गुलेल को संवारते तैयार रखते और कूट पासादि बंधन जाल फैलाते थे। बहुत से मृग विनाश को प्राप्त होते। फसल धान्य पकने का समय जान बोधसत्व ने पुत्रों को बुलवाकर कहा, यह फसल पकने का समय है, बहुत से मृग विनाश को प्राप्त होते हैं। हम वृद्ध लोग तो जिस किसी ढंग से एक ही स्थान पर रह समय व्यतीत कर लेंगे, लेकिन तुम अपने अपने मृग गण को लेकर जंगल के पर्वत प्रदेश में प्रवेश करो, वहाँ रहो, फसल कटने के पश्चात लौट आना। वे पिता के वचन से सहमत साधु अच्छा कह अपने अनुयायियों सहित निकल पड़े। उनके आवागमन मार्ग के मनुष्य अमुक समय मृग पर्वत पर चढ़ते तथा अमुक समय पर्वत से उतरते हैं जानते थे, और यत्र तत्र गुप्त स्थानों पर छिपकर वे बहुत से मृगों को बीनकर मार डालते थे। काल नामक मृग अपनी मूर्खता से यह जाने योग्य समय है अथवा यह जाने योग्य समय नहीं है,
अज्ञानतावश न समझ मृग दल को ले पूर्वाह्न समय, सायंकाल समय, रात्रि समय तथा प्रातःकाल भी ग्राम द्वार के पास से ही निकलता था। स्थान स्थान पर मनुष्य सामने से प्रकट हो अथवा छिपकर बहुत से मृगों को मार डालते। इस प्रकार अपनी मूर्खता के कारण उसने बहुत से मृगों का नाश करवाकर अति अल्पसंख्यक मृगों के साथ अरण्य में प्रवेश किया। लेकिन पंडित, उपाय कुशल, लक्षण नायक मृग इस समय जाना चाहिए, इस समय नहीं जाना चाहिए जानता था। वह न ग्राम द्वार से जाता, न दिन में, न रात्रि शाम के समय, न प्रातःकाल के समय जाता। मृग गण को लेकर केवल आधी रात के समय जाता। इसलिए वह एक भी मृग के नाश बिना कराए ही जंगल में प्रविष्ट हुआ। वहाँ 4 महीने रहकर वे मृग खेत कट जाने पर पर्वत से उतरे। काल मृग लौटते समय भी पूर्व अपनाए गए ढंग से ही शेष मृगों को भी नष्ट करवा अकेला ही वापस आया। लक्षण मृग एक भी मृग नष्ट कराए बिना अपने 500 मृगों से घिरा हुआ माता पिता के पास वापस आ गया। बोधसत्व ने दोनों पुत्रों को आता देख मृगगण से बातचीत करते हुए यह गाथा कही, सदाचारी और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने वालों की उन्नति होती है। जाति संघ के आगे आगे आते हुए लक्षणों को देखो और जाति संघ से रहित अकेले आते हुए इस काल को तो देखो, तुम देखते ही हो। शीलवंत, शील से युक्त, सुखद, सदाचार से संपन्न, आचार युक्त, सदाचारी अर्थात सदाचार युक्त, अर्थ वृद्धि या ऐश्वर्य, पटसंथार बुद्धिन, धम्म पटसंथार तथा आमिष पटसंथार दोनों वृत्तियों से समन्वित रूप पटसंथार वृत्ति, उन पटसंथार वृत्तियों वालों का पाप निवारण संबंधी उपदेश, अनुशासन रूपी पटसंथार बातचीत, धर्म पटसंथार गोचर लाभ, गिलानु पट्ठाक रोगी की सेवा, धार्मिक रक्षा से संबंधित पटसंथार आमिष पटसंथार है। ऐसा कहा गया है। इन दोनों पटसंथारों में स्थित जो सदाचारी और पंडित है उनकी उन्नति होती है। अब उस उन्नति को स्पष्ट करने के लिए जैसे पुत्र माता को बुलाता हो वैसे लक्षण पश्चात आदि संक्षेप में इसका अर्थ है। सद आचार पटसंथार युक्त एक भी मृग को बिना नष्ट किए ज्ञाति जनों से सम्मानित उनसे घिरे हुए आते अपने पुत्रों को देखो और उसी सद आचार पटसंथार संपत्ति से रहित मूर्ण एक भी जात भाई को बिना बचाए बंधु बांधवों से रहित अकेले आने वाले इस मृग काल को देखो। अथ पश्चिमी काल। इस प्रकार पुत्र की प्रशंसा करते हुए बोधसत्व आय भर जीवित रहकर कर्मानुसार परलोक से धारे। बुद्ध ने भी भिक्षुओं जात संघ से अनुगमित आता हुआ सारपुत्र केवल इस समय ही नहीं शोभित हो रहा है, पहले भी शोभित हो चुका है। और देवदत्त केवल इस समय ही गण रहित नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है। इस धर्म देशना को विवेचित करते हुए दोनों घटनाओं की तुलना कर जातक का सारांश स्पष्ट कर दिया। उस समय का काल मृग अब का देवदत्त था, उसकी परसद भी देवदत्त परसद ही थी। लक्षण मृग सारपुत्र है, लेकिन उसकी मंडली बुद्ध की मंडली है। माता अब की राहुल माता हुई, पिता तो मैं ही था। लक्षण मृग जातक। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।